नमस्कार दोस्तों, मैं संजय चौधरी आपके अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर स्टडी सर्कल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये अपना YouTube चैनल है, ये पूर्णतया एग्रीकल्चर स्टडी पर ही आधारित है और इस चैनल में आपको एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी कंपटीशन एग्जाम हैं उनमें पूछे जाने वाले जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं, टॉपिक हैं, वो आपको इस चैनल पर पूर्णतया मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे अपने जो राजस्थान राज्य में होने वाले जो एक कंपटीशन एग्जाम होता है कृषि पर्यवेक्षक, जिसको एग्रीकल्चर सुपरवाइजर कहा जाता है, तो उसकी जो विज्ञप्ति है वो जल्दी ही आने वाली है। वैसे राजस्थान सरकार ने उसकी घोषणा तो कर दी है, उसके जो पद हैं लगभग 900 साढ़े 900 के लगभग उसके पद निश्चित किए हैं। इसके अलावा उसकी जो विज्ञप्ति है वो भी जल्दी ही आने वाली है। तो आज अपन सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले आज अपन एक बात कर लेते हैं, जो कृषि पर्यवेक्षक जो होता है उसके एग्जाम पैटर्न, यानी कि जो पेपर का जो पैटर्न होता है वो कैसे होता है। तो दोस्तों देखिए, ये जो अपने कृषि पर्यवेक्षक होता है, कृषि पर्यवेक्षक जो होता है इसके एग्जाम पैटर्न की आज अपन बात करते हैं। तो ये एग्जाम होता है जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो 100 क्वेश्चन होते हैं वो 300 अंक के होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन जो होता है वो 3 नंबर का होता है। ठीक है दोस्तों, इस एग्जाम में कृषि पर्यवेक्षक यानी कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के एग्जाम में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, यानी कि 300 अंक का पूरा पेपर होता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करते हैं। तो इसके जो 60 जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसके जो 60 क्वेश्चन होते हैं वो एग्रीकल्चर से पूछे जाते हैं। दोस्तों, इसके जो 60 क्वेश्चन होते हैं वो एग्रीकल्चर से पूछे जाते हैं। और एग्रीकल्चर की भी आपको पता है 3 शाखाएं हैं, 3 ब्रांचेज हैं। एग्रीकल्चर को 3 ब्रांचेज में विभाजित किया गया है। तो देखिए दोस्तों, एक होती है एग्रोनॉमी, एक होती है एग्रोनॉमी जिसमें से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा अपन बात करते हैं हॉर्टिकल्चर की। हॉर्टिकल्चर यानी कि उद्यान विज्ञान जिसको कहा जाता है, इसमें से भी 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक है अपने एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री, इसमें से भी 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अर्थात एग्रीकल्चर के जो 60 क्वेश्चन हैं ये इन 3 ब्रांचेज या 3 शाखाओं में से पूछे जाते हैं, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री में से। इसके अलावा दोस्तों अपन बात करते हैं इसके जो 25 जो क्वेश्चन होते हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछे जाने वाले जो 25 क्वेश्चन होते हैं, ये होते हैं दोस्तों राजस्थान जीके से, यानी कि राजस्थान की जो जनरल नॉलेज हैं, जिसमें मुख्य रूप से इसकी जो ज्योग्राफी हैं, इतिहास हैं, जिनमें प्रमुख रूप से नदियां हैं, कला संस्कृति हैं। ठीक है, इनके बारे में पूछा जाता है प्रमुख रूप से। तो 25 क्वेश्चन इसके हो जाते हैं। इसके अलावा 15 जो क्वेश्चन हैं दोस्तों, जो 15 जो क्वेश्चन हैं ये जनरल जो सामान्य हिंदी है या हिंदी व्याकरण है, इसमें से पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये एग्जाम पैटर्न रहता है। 100 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो 300 अंकों में विभाजित रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन से सब्जेक्ट हैं वो एग्जाम में आते हैं। तो एग्रीकल्चर, राजस्थान जीके और हिंदी, ये प्रमुख रूप से इस एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसके अलावा जो 60 क्वेश्चन होते हैं एग्रीकल्चर के, वो इसकी 3 शाखाओं एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री में से पूछे जाते हैं। इसके अलावा अपन बात करते हैं इसके 25 जो क्वेश्चन हैं ये राजस्थान जीके में से पूछे जाते हैं और 15 जो क्वेश्चन हैं वो हिंदी में से पूछे जाते हैं। 15 जो क्वेश्चन हैं ये हिंदी में से पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये एग्जाम पैटर्न हो जाता है। 300 अंक का पेपर रहता है और जो माइनस मार्किंग जो होती है ये 3-1 होती है। ठीक है, यानी कि अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि अपने एक क्वेश्चन यदि राइट हो जाता है तो अपने को 3 अंक उसके मिल जाते हैं, और यदि अपना एक क्वेश्चन यदि माइनस हो जाता है या एक क्वेश्चन जो अपने रॉन्ग हो जाता है, गलत हो जाता है, तो 1 नंबर उसका काट लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये अपना
जो कृषि सुपरवाइजर का जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो पैटर्न रहता है उसकी सामान्य बात हुई। इसके अलावा बात करते हैं अपन, तो मैंने कुछ वीडियोज पहले डाले थे, ठीक है, जो जेट ICAR BHU इनके एग्जाम में भी काम आए थे और उनमें से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आए थे एग्रीकल्चर जो जेट हैं, राजस्थान जेट का एग्जाम जो राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय कोटा ने करवाया था उसमें कई सारे क्वेश्चन मिले थे, ठीक है। तो मैंने एग्रोनॉमी में जो मसाले वाली जो फसलें हैं जिसमें मुख्य रूप से मेथी है, धनिया है, जीरा है और सौंफ है, जो आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में हैं, पूर्णतया सिलेबस पर आधारित थी, ठीक है, वो मैंने उसके वीडियोज मैंने डाल दिए थे पहले। इसके अलावा मैंने जो हॉर्टिकल्चर की जो एक शाखा होती है, हॉर्टिकल्चर भी पुनः 3 भागों में विभाजित रहती है, ठीक है। तो ये होती है फल विज्ञान, पुष्प विज्ञान और एक सब्जी विज्ञान। तो दोस्तों मैंने पुष्प विज्ञान की जो सारी जानकारियां थी आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो भी सिलेबस था पुष्प विज्ञान यानी कि फ्लोरिकल्चर से, तो वो मैं पहले ही डाल चुका हूं। पहले जो वीडियो आए थे उसमें मैंने ये डाल दिए हैं, जिनमें जेट ICAR BHU में भी कई सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। और इसके अलावा जो औषधीय महत्व की जो फसलें होती है, औषधीय ग्वारपाठा है, तुलसी है, ठीक है, इसबगोल है, सनाई है यानी कि सोनामुखी है, उसके वीडियो भी मैं इसमें डाल चुका हूं। तो आपका जो ये जो 20 क्वेश्चन वाला जो सिलेबस है उसका लगभग 100% में से लगभग 25 या 30% इसके वीडियो मैंने डाल चुका हूं, पहले डाल दिए मैंने इसके वीडियो। तो आप उन वीडियोज को देखें, नोट्स बनाएं और उनकी प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दें, ठीक है, क्योंकि कभी भी विज्ञप्ति आ सकती है और जब तक अपने को विज्ञप्ति का इंतजार नहीं करना है, जब तक विज्ञप्ति आए तब तक अपना एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, ताकि बाद में है जो रिवीजन ही अपने को करना पड़े, ठीक है दोस्तों। तो आज अपन बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, ये वाली जो शाखा है एनिमल हस्बेंड्री वाली शाखा है, इसके वीडियोज अपन अब कंटिन्यू डालेंगे, यानी कि जब तक इसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक इसके ही पूर्णतया वीडियो डालते रहेंगे। जो अपने राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अलावा जेट ICAR BHU अनेक जो AO अनेक कृषि से संबंधित जो कंपटीशन एग्जाम है उनमें आपको बहुत ही सहायता प्रदान करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज अपन ये जनरल कृषि सुपरवाइजर यानी कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर से संबंधित सामान्य जानकारियों या एग्जाम पैटर्न के बारे में आज अपन बात करेंगे, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में, ठीक है दोस्तों। यदि वीडियो आपको पसंद आए, क्लास आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें और साथ ही साथ लाइक भी करते रहें। तो दोस्तों आज अपन बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री की, जिसमें पूर्णतया 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि लगभग जो 60 अंकों का जो पैटर्न है उसकी अपन बात करेंगे आज से ही। दोस्तों आज से अपन एनिमल हस्बेंड्री की बात करेंगे, यानी कि एक तरफ से कहा जाए तो पशुपालन सामान्य परिचय, ठीक है दोस्तों। देख लीजिए पशुपालन, पशुपालन सामान्य परिचय। तो इस सामान्य परिचय के बाद में अपन जो विभिन्न प्रकार के जो पशु हैं, अनेक पालतू पशु हैं, मवेशी हैं, उनकी नस्लों के बारे में, उनके नस्लों में से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो पहले आज अपन एनिमल हस्बेंड्री के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं सब कुछ स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, जो एनिमल हस्बेंड्री है यानी कि पशुपालन विज्ञान है, इसका जनक किसको कहा जाता है, यानी कि फादर्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। तो इसका जनक है दोस्तों ये जेलुस को कहा जाता है, इसका जनक जेलुस नामक वैज्ञानिक को कहा जाता है। जेलुस नामक वैज्ञानिक को एनिमल हस्बेंड्री या पशुपालन विज्ञान का जनक कहा जाता है। जैसे एग्रीकल्चर का नॉर्मनी बोरलॉग, ठीक है, सस्य विज्ञान का पीटर डिग्रेसेन जी, ठीक है, मृदा विज्ञान का जो है वीवी डोक्यूचेव, इस प्रकार से कहा जाता है। तो वैसे एनिमल हस्बेंड्री का जनक है वो जेलुस को कहा जाता है। तो दोस्तों आज अपन बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री की। तो ये जो एनिमल हस्बेंड्री जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है,
है, किस भाषा से लिया गया है। जैसे एग्रीकल्चर लैटिन भाषा से लिया गया है, हॉर्टिकल्चर लैटिन भाषा से लिया गया है, एग्रोनॉमी ग्रीक भाषा से लिया गया है। जैसे पोमोलॉजी लैटिन और ग्रीक दो भाषाओं से मिलकर के बना हुआ शब्द है। उसी प्रकार आज अपन बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री की, यानी कि जो एनिमल हस्बेंड्री है ये किस किस भाषा से मिलकर के बना है या किन भाषाओं से लिया गया शब्द है। ठीक है दोस्तों, आज अपन बात करते हैं पहले एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल ये देखो दो भागों में विभाजित है, ये एनिमल और एक हस्बेंड्री। तो एनिमल का मतलब क्या होता है और हस्बेंड्री का मतलब क्या होता है, इनकी आज अपन बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों एनिमल का मतलब होता है एनिमा, एनिमल का मतलब होता है एनिमा, जो लैटिन भाषा से लिया गया है। यानी कि एनिमा का जो एनिमल का जो मतलब होता है वो एनिमा होता है, जो लैटिन भाषा से लिया गया है। और हस्बेंड्री का मतलब होता है दोस्तों हस्बैंड। दोस्तों हस्बेंड्री का मतलब होता है हस्बैंड, ठीक है, हस्बैंड जो इंग्लिश भाषा से लिया गया है। ठीक है, तो ये भी क्या होता है, एनिमल हस्बेंड्री भी दो भाषाओं से मिलकर के बना हुआ शब्द है, एनिमा और हस्बैंड। तो एनिमा जो है लैटिन भाषा से लिया गया और हस्बैंड है ये इंग्लिश भाषा से लिया गया है। दोस्तों इसमें एनिमा का मतलब क्या होता है, ठीक है, अपन एनिमा के मतलब की अपन बात करते हैं तो एनिमा का मतलब होता है ब्रीथ। ठीक है, तो ब्रीथ का मतलब होता है सांस, यानी कि जो श्वास लेने की प्रक्रिया होती है उसका मतलब होता है ब्रीथ। ब्रीथ का मतलब क्या होता है, सांस। एनिमल एनिमा लैटिन भाषा के एनिमा से बना है जिसका मतलब होता है ब्रीथ। और ब्रीथ यानी कि जो सांस लेने वाले होते हैं। अब पता है एनिमल में जानवर ही आते हैं, ठीक है, मनुष्य तो आएंगे नहीं। तो एनिमल एनिमा का जो अर्थ है ब्रीथ यानी कि सांस लेना, तो इसमें अपन रखते हैं, इसमें अपन रखते हैं, इसमें ब्रीथ यानी कि ब्रीथ का मतलब होता है सांस लेना। तो जो सांस लेने वाले जो जानवर हैं, तो प्रत्येक जानवर को तो अपन इसमें बात करेंगे नहीं क्योंकि अपन पशुपालन पढ़ रहे हैं। तो जो उन जानवरों की बात करेंगे जो मनुष्यों के यानी कि मनुष्यों के दैनिक जीवन में किसी न किसी प्रकार से उपयोगी होते हैं, तो उन्हीं की बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ ब्रीथ का मतलब यहाँ पे अपन ने मान लिया पालतू पशु। पालतू पशु यानी कि जिनको मानव क्या होता है, पशुपालक क्या होते हैं, अपने दैनिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इनको पालने का कार्य करते हैं। यानी कि पालतू पशु सांस लेने वाले जो जीव होते हैं, ठीक है, इसकी बात हो गई। एनिमल की लैटिन भाषा के एनिमा शब्द से लिया गया है और जिसका मतलब होता है ब्रीथ यानी कि सांस, ठीक है, सांस जीव लेते हैं। और अपन यहाँ पे उन्हीं जीवों की बात करेंगे जो क्या होते हैं, किसी न किसी प्रकार से मनुष्यों के दैनिक जीवन में उपयोगी होते हैं, जिनको पालतू पशु कहा जाता है। दोस्तों अपन बात करते हैं हस्बैंड शब्द की, जो इंग्लिश भाषा से लिया गया है। ठीक है, तो हस्बैंड शब्द की यदि अपन बात करते हैं तो जो हस्बैंड शब्द है इसका मतलब होता है टू केयर। टू केयर, हस्बैंड का तो काम ही यही होता है केयर करना। हस्बैंड का तो काम ही यही होता है केयर करना। अपनी जो पत्नी होती है उसकी केयर करता है, पत्नी के बाद बच्चे हो जाते हैं उनकी केयर करता है, उनके सबके साथ साथ अपने जो माता पिता होते हैं, भाई बहन छोटे जो भी होते हैं, यानी कि पूरा जो परिवार होता है उसकी केयर करने वाला होता है, उसको क्या कहा जाता है, हस्बैंड कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जो एक पत्नी का जो अच्छा पति होता है, हस्बैंड जो क्या करता है, सबकी केयर करता है। केयर मतलब कि प्रबंधन, केयर मतलब क्या करता है, प्रबंधन। ठीक है दोस्तों, तो एनिमल हस्बेंड्री लैटिन और इंग्लिश भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है एनिमा और हस्बैंड। एनिमा का मतलब होता है ब्रीथ यानी कि सांस लेने वाले जो जीव होते हैं। यहाँ पे अपन ने पालतू पशुओं की बात कर ली। और हस्बैंड इंग्लिश भाषा, हस्बेंड्री का मतलब होता है हस्बैंड जो इंग्लिश भाषा से लिया गया, इसका मतलब होता है टू केयर यानी कि प्रबंधन, यानी कि प्रबंधन करना। ठीक है दोस्तों, अपन बात करते हैं तो देख लीजिए इसकी जो परिभाषा है एनिमल हस्बेंड्री की, आपको यही ये जो टूटे फूटे शब्द लिखे हुए हैं इनमें नजर आ रही होगी। यानी कि पालतू पशुओं का प्रबंधन करना, पालतू पशुओं का प्रबंधन करना ही एनिमल हस्बेंड्री या पशुपालन कहलाता है। ठीक है, पालतू पशुओं का प्रबंधन करना ही एनिमल हस्बेंड्री या पशुपालन कहलाता है। तो ये आपको समझ में आया होगा, मैं यही उम्मीद करता हूँ आपसे, आपको बहुत अच्छा समझ में भी आया होगा। इसका जो जनक है ये जे लुश कहलाते हैं, लिख लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए। और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अर्थात इसकी डेफिनेशन की अपन यदि बात कर देते हैं तो बहुत ही छोटी डेफिनेशन हो जाती है। अर्थात पालतू पशुओं का, देखिए दोस्तों, पालतू पशुओं का प्रबंधन करना,
पालतू पशुओं का प्रबंधन करना। पालतू पशुओं का प्रबंधन करना ही क्या कहलाता है? पशुपालन या एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है। तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट करना चाहते हो तो नोट भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं अपन पशुपालन की। यदि बात करते हैं तो पूरे विश्व का लगभग जो 25% पशुओं का जो पालन है ये भारत देश में किया जाता है। यानी कि विश्व का, बहुत ही अच्छी बात है, विश्व का लगभग, दोस्तों देखिए, विश्व का लगभग 25%, विश्व का लगभग 25% जो पशुपालन है ये कहाँ पर किया जाता है? ये 25% पशुपालन भारत में किया जाता है। ठीक है, विश्व का लगभग 25% पशुपालन भारत में किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। विश्व का लगभग कितने प्रतिशत पशुओं का पालन भारत में किया जाता है? तो लगभग 1/3 पशुओं का जो पालन है, लगभग 25% जो पशुपालन है ये भारत में किया जाता है। ठीक है, अपन और बात कर लेते हैं एनिमल हस्बेंड्री या पशुपालन की जो क्या होता है, किसे कहते हैं, एक अच्छी सी डेफिनेशन और बात कर लेते हैं अपन। ठीक है, जिसमें कई सारे शब्द यानी कि अर्थ छिपे हुए हैं, उनकी अपन बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिए, पशुपालन कृषि विज्ञान की, पशुपालन कृषि विज्ञान की वह शाखा है, पशुपालन कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पशुओं का पालन, ठीक है दोस्तों, पशुपालन कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पशुओं का पालन या पशुओं के पालने व उनके प्रबंधन का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। ठीक है, पशुपालन कृषि विज्ञान की वह शाखा है, ठीक है, कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पशुओं के पालने व प्रबंधन का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो पशुओं के पालने व उनके प्रबंधन, अब प्रबंधन में क्या क्या किया जाता है? प्रबंधन की बात करते हैं तो उनका जो पशु आहार होता है, पशु आहार, पशु आवास, पशु प्रजनन, पशु स्वास्थ्य आदि जो जानकारियां हैं, आदि का जो प्रबंधन होता है, आदि की जो केयर की जाती है, यही इसका मतलब प्रबंधन कहलाता है। प्रबंधन होता है यानी कि पशुपालन करने के लिए अपन उनका प्रबंधन करते हैं। तो प्रबंधन में ऐसी कौन कौन सी बातें होती हैं जिनको वैज्ञानिक ढंग से पूरा किया जाता है? तो देखिए, पशु आहार यानी कि जितना आहार का मतलब होता है जितना उनको 24 घंटे में खाने के लिए दिया जाता है, पशु आहार कहलाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के दाने होते हैं, हरे चारे होते हैं, विभिन्न प्रकार की खलियाँ होती है, अनेक प्रकार के जो आहार होते हैं उनको खाने के लिए दिया जाता है। अपन उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये आहार होता है, ये भी इनको यदि पशुओं को सुचारू, सही टाइम पर, सही समय पर दिया जाता है और पूर्ण पशु आहार दिया जाता है तो उनके दूध उत्पादन में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। आवास का मतलब होता है जहाँ पे पशुओं को रखा जाता है, यानी कि जहाँ पर पशुओं को रखा जाता है, जो स्थान होता है, ग्रामीण भाषा में तो उसको बाड़ा कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे अपन बात करते हैं आवास की। जो पशुओं का आवास होता है, ठीक है, वो किस प्रकार से होना चाहिए? सुचारू रूप से व्यवस्थित होना चाहिए, जिसमें पशुओं को आसानी से रहने में सुविधा मिले।
ठीक है, जितनी सुविधा मिलेगी उतना ही अधिक उत्पादन होगा। आगे बात करते हैं प्रजनन की, यानी कि इनका जो प्रजनन होता है वैज्ञानिक विधि से इनका जो प्रजनन करवाते हैं, ठीक है, जो प्रजनन की जो क्रियाएं होती है, कौन कौन सी क्रियाएं होती है वो भी समय पर करवानी चाहिए। समय पर प्रजनन की क्रिया करवाने से इनके दूध उत्पादन में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। स्वास्थ्य, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका अध्ययन वेटरनरी साइंस में किया जाता है, ठीक है, यानी कि पशु चिकित्सा विज्ञान, जिसमें पशुओं में लगने वाले या पशुओं में होने वाले विभिन्न रोगों, लक्षणों, वो उनके रोग नियंत्रण के उपायों का अध्ययन किया जाता है, उसको पशु स्वास्थ्य कहा जाता है। ठीक है, यानी कि रोग, कारण व उपचार, यानी कि पशुओं में लगने वाले रोग, उनके कारण, किस कारण से हुआ है। जैसे पशुओं का रोग हो गया खुरपका, मुंहपका की बात कर लेते हैं अपन, कारण हो गया उसका विषाणु के कारण होता है, विषाणुओं के द्वारा होता है, वायरस द्वारा होता है। और उपचार में कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, तो ये जो रोग, कारण और उपचार जो होता है ये स्वास्थ्य कहलाता है, इसको पशु चिकित्सा विज्ञान भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये प्रबंधन में देखा जाता है। और उनका क्या किया जाता है, वैज्ञानिक अध्ययन करना, अध्ययन किया जाता है, तो ये क्या हो जाती है, एक प्रकार से विज्ञान हो जाती है। यानी कि किसी भी चीज़ का अपन, किसी भी वस्तु का अपन अध्ययन करते हैं तो वो क्या हो जाती है, विज्ञान हो जाती है। और पालना, यदि उसको प्रैक्टिकली तौर पर यदि अपन करके देखते हैं या पाल करके देखते हैं, प्रैक्टिकली तौर पर जो करना होता है, ये क्या हो जाती है, कला हो जाती है दोस्तों। क्या हो जाती है, कला हो जाती है। तो यानी कि जो पशुपालन है ये एक विज्ञान भी है और एक कला भी है। पशुपालन कृषि विज्ञान की एक ऐसी शाखा होती है जिस विज्ञान और कला दोनों के अंतर्गत आती है, यानी कि एग्रीकल्चर इज ए आर्ट एंड साइंस, यानी कि कृषि जो होती है कला भी होती है और विज्ञान भी होती है। यानी कि कृषि में जिन चीज़ों का या जिन उत्पादों का अध्ययन किया जाता है, तो जिसमें अध्ययन किया जाता है वो विज्ञान हो जाती है। ठीक है, और यदि अपन करके देखते हैं, जैसे फसलों को उगा रहे हैं तो प्रैक्टिकली तौर पर करके देख रहे हैं, अपन उनको उगा रहे हैं, ठीक है, उगा करके देख रहे हैं, तो क्या हो गई, एक प्रकार की कला हो गई। तो पशुपालन ही नहीं, संपूर्ण जो एग्रीकल्चर है ये एक विज्ञान और कला दोनों के अंतर्गत आती है। ये क्या होती है, एक विज्ञान और कला दोनों के अंतर्गत आती है। ठीक है दोस्तों, विज्ञान और कला दोनों के अंतर्गत आती है। ये एक परिभाषा की और बात हो गई। पशुपालन कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पशुओं के पालने व प्रबंधन का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। प्रबंधन की निम्न बातें होती है, प्रबंधन में निम्न बातों को प्रमुख रूप से देखा जाता है। ठीक है ना, आहार, आवास, प्रजनन और स्वास्थ्य बता ही दिया, रोग कारणों और उनका जो उपचार होता है उनका इसमें अध्ययन किया जाता है। और इनका जो अध्ययन किया जाता है वो पशु चिकित्सा विज्ञान हो जाती है दोस्तों। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं। इसके अलावा जो आवास है, ये स्वास्थ्य की ओर बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, नस्ल सुधार किया जाता है, नस्ल सुधार। इसके अलावा टीकाकरण भी किया जाता है, यानी कि नई ऋतु अलग मौसम चालू होते ही टीकाकरण कर दिया जाता है, क्योंकि नई ऋतु या नए मौसम के साथ अनेक प्रकार की बीमारियां भी आती है। तो उनसे बचने के लिए क्या कर लिया जाता है, पहले ही टीका लगा दिए जाते हैं, टीकाकरण कर दिया जाता है पशुओं में, तो उनका जो अनेक प्रकार के रोग होते हैं उनका प्रकोप उनमें नहीं हो पाता है। ठीक है, नस्ल सुधार की यदि अपन बात करते हैं तो नस्ल सुधार का मतलब होता है अलग अलग जो प्रजातियां होती हैं पशुओं की, अलग अलग उन्नत नस्लें होती है, उनके मध्य क्रॉस यानी कि संकरण करवा करके नई अलग अलग नस्लें विकसित की जाती है, वो नस्ल सुधार के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गए सामान्य जानकारियां। विश्व का लगभग 25% पशुपालन भी भारत में ही किया जाता है। ठीक है ना, आगे लिखो, आगे बताता हूं कुछ सामान्य जानकारी है। आगे अपन बात करते हैं तो अपना जो देश है भारत, तो देश की लगभग, तो दोस्तों देखिए देश की लगभग 70% आबादी, देश की लगभग 70% आबादी, देश की लगभग 70% आबादी कृषि और पशुपालन पर, देश की लगभग 70% आबादी कृषि व पशुपालन पर निर्भर है।
देश की लगभग 70% आबादी है ये कृषि और पशुपालन पर निर्भर है। ठीक है दोस्तों, अपने भारत की लगभग 70% जो जनसंख्या है ये कृषि करती है और कृषि के साथ साथ पशुओं का भी पालन करती है। ठीक है, कृषि के साथ साथ पशुओं का पालन कर दिया जाता है तो ये भी क्या हो जाती है, एक मिश्रित खेती हो जाती है। मिश्रित कृषि कहा जाता है इसको, मिश्रित कृषि, मिश्रित दोनों का मिश्रण हो गया। ठीक है, कृषि भी कर रहे हैं यानी कि खेती भी कर रहे हैं, फसलों फलों फूलों सब्जियों की खेती भी कर रहे हैं और इसके साथ साथ पशुओं का भी पालन कर रहे हैं, तो एक तरह से क्या हो जाती है, मिश्रित कृषि हो जाती है। इसको मिश्रित खेती कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, भारत की लगभग 70% जनसंख्या कृषि और पशुपालन पर निर्भर है, लेकिन ये जो आंकड़े हैं ये अब समय के अनुसार धीरे धीरे घटते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके भी बहुत ही कारण हैं। क्योंकि जो अपना जो भारत है उसमें किसानों की स्थिति जो बहुत ही दयनीय है, यानी कि किसानों के जो उत्पाद हैं, किसानों की जो फसलें होती है उनका मूल्य तो उन्हें बहुत ही कम मात्रा में प्राप्त होता जा रहा है, यानी कि समय के साथ साथ उनके मूल्य, प्रति क्विंटल मूल्य में भी इजाफा हुआ है, लेकिन वो इजाफा बहुत ही कम माना जाता है। क्योंकि जो अन्य जो उपकरण हैं, अन्य जो पदार्थ हैं जो कृषि के लिए या कृषि की फसलों के लिए उपयोगी होते हैं, ठीक है, फसल पैदा करने के लिए काम में लाए जाते हैं, उनकी दिन बर दिन जो रेट है, उनका जो मूल्य है वो डबल हो गया है। तो उसकी अपेक्षा किसान की जो फसल है, किसान के जो उत्पाद हैं उनका मूल्य बहुत ही कम रह गया है। इसलिए जो किसान हैं वो धीरे धीरे कृषि व पशुपालन को छोड़ करके अन्य जो औद्योगिक जो धंधे हैं उनमें अपना काम कर रहे हैं, अपना जीवन अपना जो जीवन है वो गुजारा कर रहे हैं, अपना जीवन पालन कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये जो आबादी है धीरे धीरे, ये जो आबादी है ना 70%, ये धीरे धीरे कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि किसानों के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। क्योंकि किसान होता है, कोई सुशांत सिंह तो है नहीं, किसान है, सुशांत सिंह तो है नहीं। जो किसान की सुशांत सिंह का जैसे केस चल रहा है तो उस केस के पीछे पता नहीं देश की विदेश की कितनी जो एजेंसियां हैं वो पीछे लगी हुई है, इसमें क्या हो गया, कैसे कर लिया, कैसे क्या नहीं है, लेकिन वो तो एक क्या था, अभिनेता था। ठीक है, इसलिए और जो किसान हैं ये पता नहीं प्रतिदिन कितने किसान आत्महत्या करते हैं, लेकिन उनकी कोई जानकारी नहीं है, किसी को कुछ पता ही नहीं है, कोई खबर ही नहीं, मर रहा है तो मर रहा है। इसके अलावा एक बात और बता दूं, जो किसान होता है ना, ये जो किसान है ये देश का स्तंभ माना जाता है। किसान को कृषि यानी कि देश का स्तंभ कहा जाता है। और स्तंभ का मतलब समझते हो ना, खंबा। स्तंभ का मतलब होता है खंबा, जिसके ऊपर कुछ वस्तुएं टिकी हुई होती है। तो जो पूरा देश है ना, पूरा देश है, ये किसके ऊपर टिका हुआ रहता है, ये स्तंभ है। और दोस्तों ये जो स्तंभ हैं ये यहाँ पर किसान हैं, देश का जो किसान है ये देश का स्तंभ है। और यदि ये स्तंभ यदि ऊपर चला जाएगा, ये स्तंभ यहाँ से हट करके यहाँ चला जाएगा, तो फिर ये जो देश है ना इसको चलाने वाला यानी कि संभालने वाला कुछ भी नहीं बचेगा, कोई भी नहीं रहेगा। इसलिए जो अपने जो पार्टियां हैं, अपने जो राजनेता अभिनेता जो भी हैं, ठीक है, अपने जो एमएलए साहब हैं, सीएम साहब हैं, पीएम साहब हैं आदि जो भी हैं, ये क्या करते हैं, किसान को हमेशा नीचे ही रखना चाहते हैं। ये हमेशा किसान को नीचे ही रखना चाहते हैं, क्योंकि यदि नीचे रखेंगे तो इनके ऊपर यानी इनके सिर के ऊपर पैर रख करके आसानी से ऊपर चले जाएंगे, इनके सिर पर पैर रख करके आसानी से ऊपर चले जाएंगे। इसलिए जो किसान है स्तंभ, इसको देश का स्तंभ भी कहा जाता है। देश की जो अर्थव्यवस्था है उसका स्तंभ माना जाता है किसान को, क्योंकि किसान ही कृषि करता है, पशुपालन करता है और उसी के द्वारा देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि होती है। ठीक है, और अन्य जो भी हैं ये किसान के ऊपर ही टिके हुए रहते हैं। इसलिए हमेशा किसान को कभी भी ऊपर देखना नहीं चाहते हैं। ये सच है, कड़वा है लेकिन ये सच है। ठीक है दोस्तों, तो देश की लगभग 70% आबादी कृषि व पशुपालन पर निर्भर करती है। और कृषि और पशुओं को एक साथ पाला जाता है तो उसको मिश्रित कृषि कहा जाता है, मिश्रित कृषि या मिश्रित खेती कहा जाता है। तो आगे अपन बात कर लेते हैं दोस्तों, जीडीपी की बात कर लेते हैं। यानी कि जो कृषि की जो जीडीपी है, जीडीपी मतलब सकल घरेलू उत्पाद, कृषि की जो जीडीपी है तो कृषि की जीडीपी में पशुपालन का लगभग, कृषि जीडीपी में पशुपालन का
कृषि जीडीपी में पशुपालन का लगभग 25 से 27% योगदान है। 25 से 27% योगदान है। कृषि जीडीपी में पशुपालन का लगभग कितना प्रतिशत योगदान है? लगभग 70%। यानी कि कृषि में सब आते हैं, पशुपालन भी आता है, प्रमुख रूप से पशुपालन है, ठीक है, फल उत्पादन है, सब्जी उत्पादन है, फूल उत्पादन है, फसल उत्पादन है, मसाले उत्पादन है, आदि जो भी हैं वो कृषि में आते हैं। और कृषि का जितना जीडीपी में योगदान है ना भारत में, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का जो योगदान है, ठीक है, उसकी अपन बात कर रहे हैं। तो कृषि केवल ओनली जो कृषि की बात कर रहे हैं, कृषि में कितना प्रतिशत योगदान है? यानी कि कृषि में जो भी आते हैं ना, अभी बताया मैंने, पशुपालन, फल फूल सब्जी फसलें आदि जो भी आती है, तो उन सबको मिला करके पशुपालन का कृषि में जो योगदान है ना 100% में से, मान लो कि अपन बात कर लें 100 किलो उत्पन्न हो गया, 100 किलो उत्पन्न हुआ ना, उसमें से लगभग 25 से 27 किलो तो किससे उत्पन्न हुआ भाई? पशुपालन से उत्पन्न हुआ। किससे उत्पन्न हो गया? पशुपालन से उत्पन्न हो गया। यानी कि जितना योगदान है ना कृषि में कुल मिलाकर के कृषि के जितने भी उत्पाद होते हैं उनका 100% देखा जाए तो उसमें 25 से 27% जो है ये किसका है? पशुपालन का। यानी कि कृषि की जीडीपी में सकल घरेलू उत्पाद, किसी देश में एक वर्ष में पैदा होने वाली जितनी भी वस्तुएं या पदार्थ होते हैं उनका जो बाजार मूल्य होता है उसको जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। और जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद का देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान होता है, ठीक है। और अभी भी बात कर रहे हैं, भी लॉकडाउन लगा था 4-5 महीने, अर्थव्यवस्थाएं कमज़ोर हो गई थी, सभी सेक्टर की अर्थव्यवस्थाएं कमज़ोर हो गई थी, लेकिन एकमात्र कृषि ही ऐसा सेक्टर थी जिसका योगदान अर्थव्यवस्था में कम नहीं हुआ, ज़्यादा हुआ था। कृषि का योगदान ज़्यादा बढ़ा था। कृषि की जीडीपी इतना ये बहुत अधिक हो गई थी, बहुत ज़्यादा थी, उसी के कारण देश की अर्थव्यवस्था थोड़ी किनारे पर लगी हुई है। बाकी जितने भी उत्पाद, जितने बाकी भी औद्योगिक जो धंधे थे उनकी अर्थव्यवस्था, उनकी जीडीपी में क्या आ गई थी? गिरावट आ गई थी। यही केवल कृषि है। फिर भी क्या है, यहाँ की जो पार्टियाँ हैं, सरकार हैं, ये किसानों के ऊपर ध्यान देना नहीं चाहती है। तो दोस्तों अपने पॉइंट पे आते हैं। कृषि में पशुपालन का योगदान लगभग 25 से 27% यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में है। और यदि अपन आगे बात कर लेते हैं कृषि जीडीपी की बात हो गई तो भारतीय जीडीपी की अपन बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। भारतीय जीडीपी में पशुपालन या पशुधन संपदा है, पशुधन का योगदान जो है वो दोस्तों 4% है। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही गर्व महसूस करने वाली बात है। यानी कि जितनी भारत की जीडीपी है ना, भारत की जीडीपी में सब आ गए, जितनी भी औद्योगिक धंधे हैं वो सब आ गए। औद्योगिक धंधों के साथ साथ कृषि भी आ गई। लेकिन कृषि की बात तो अपन ने पशुपालन में कृषि की बात की थी ना, तो पशुपालन का जो योगदान कृषि की जीडीपी में अकेला सिंगल सेक्टर देखा जाता है तो उसमें जो है वो लगभग 25 से 27% है। और पूरे देश के जितने उत्पाद होते हैं, जितनी जीडीपी निकल के आती है अर्थव्यवस्था में, उसमें पशुपालन या पशुधन का जो योगदान है ये 4% है। इंपॉर्टेंट लगा लो बल्कि इसको। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में यानी कि भारतीय जीडीपी या भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में, भारतीय जीडीपी या भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में जो पशुधन का योगदान है ये 4% है। कितना प्रतिशत है? 4% है। ठीक है दोस्तों, भारतीय जीडीपी में पशुपालन या पशुधन का योगदान 4% है। और कृषि में वो लगभग 25 से 27% है। और भारत में टोटल भारत की जो जीडीपी है, जो अर्थव्यवस्था में मानी जाती है, ठीक है, जिसके द्वारा अर्थव्यवस्था निर्धारित होती है, निश्चित होती है, तो उसमें 4% योगदान है। ठीक है, पशुपालन का। आगे अपन बात करेंगे अगली जो अपनी नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें अपन बात करेंगे भारत और अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान में जो कृषि से संबंधित या पशुपालन से संबंधित जो भी अनुसंधान संस्थान है उनकी अपन बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, मैं यही उम्मीद करता हूँ आपसे। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करते रहे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।